हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज का जो वीडियो है बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसलिए वीडियो आपको शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा जरूर देखना है। बिल्कुल भी आप इसको स्किप मत करिएगा। जो लोग चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो आप उसको अधिक से अधिक शेयर जरूर करें। तो दोस्तों, आज का जो वीडियो है ये एक सीरीज हमने स्टार्ट की है जिसमें स्पेशल एजुकेशन के 1000 प्लस क्वेश्चन हैं। ठीक है, रोज़ आपको 20 क्वेश्चन मिला करेंगे और इसमें वो वाले क्वेश्चन भी हैं जो DSSB के पुराने एग्ज़ाम हुए थे आपके स्पेशल एजुकेशन टीचर और स्पेशल एजुकेटर वाले, उनके क्वेश्चन भी हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 से। क्वेश्चन नंबर 11 है आपका, आपके छोटे बच्चे में मानसिक मंदन का पता लगाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक छानबीन मापदंड के रूप में उपयोग किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर ए है बात करते समय बहुत सारी मुद्राओं का प्रयोग, बी है एक आंख का दूसरी आंख से भिन्न गति करना, सी है भेंगापन और डी है सर सीधा न रख पाना। मानसिक मंदन, ठीक है, तो मानसिक मंदन का पता लगाने के लिए क्या है, देखिए भेंगापन और एक आंख से दूसरी आंख की भिन्न गति, बात करते समय मुद्राओं का प्रयोग। बात यानी कि कर पा रहा है, जो MR बच्चे हैं वो पूर्ण रूप से बात स्पष्ट नहीं कर पाते हैं, इसलिए क्वेश्चन नंबर डी बचा यहाँ पर, सॉरी ऑप्शन नंबर डी बचा। सर सीधा न रख पाना जो है एक लक्षण होता है मानसिक मंदता का। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की, निम्नलिखित में से कौन सा जन्म के बाद बहु अक्षमताओं का कारक नहीं है। जन्म के बाद बहु अक्षमताओं का कारक नहीं है। बहु अक्षमता यानी कि जो मल्टीपल डिसेबिलिटी होती है उसके बारे में यहाँ पर बात की गई है और जन्म के बाद की बात की गई है, यानी कि दवाओं के विरुद्ध प्रतिक्रिया, उत्पीड़न के कारण मस्तिष्क पे जोर, बचपन का संक्रमण, तो ये सब जो हैं जन्म के बाद की चीज़ें हैं। ठीक है, इसमें पूछा है जन्म के बाद बहुअक्षमताओं का कारक नहीं है। अगर यहाँ पर कारक है, नहीं शब्द अगर यहाँ पर नहीं होता तो इन तीनों में से कोई भी इसका आंसर हो सकता था। अब यहाँ पर जो इसका आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, जन्म के समय संकुचन संक्रमण, यानी कि जब बच्चे का जन्म हो रहा होता है तो नर्स या किसी डॉक्टर या किसी और के द्वारा बच्चे में जो है संक्रमण फैल गया। ठीक है, उनको टच करने से या किसी भी चीज़ के कारण अगर बच्चे में संक्रमण फैल गया, उसकी बात हो रही है, इसके कारण बच्चा जो है बहुदिव्यांग हो सकता है। ठीक है, क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक आपको जरूर पढ़ना है कि क्या क्वेश्चन में पूछ रहा है। ठीक है, जन्म के बाद बहुक्षमताओं का कारक नहीं है, अगर यहाँ पर दोस्तों नहीं शब्द नहीं होता तो इन तीनों में से कोई भी इसका आंसर हो सकता था। नेक्स्ट हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 13 की, मानसिक मंदन को भी कहते हैं, तो क्या कहते हैं, सभी को उसका पता होगा, संज्ञानात्मक अक्षमता। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की, एनोरेक्सिया नर्वोसा बच्चों में प्रकार का विकार है। तो एनोरेक्सिया नर्वोसा क्या है, ये किस प्रकार का ये विकार है। ठीक है, तो इसमें आपके पास ऑप्शन है, ए है खाना, बी है ऑटिज्म स्पेक्ट्रम, सी है आपके पास भावनात्मक और डी है आपके पास उत्तेजना। तो यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए होगा बिल्कुल सही, यानी कि खाना। थोड़ी बात कर लेते हैं एनोरेक्सिया नर्वोसा है क्या। तो जो आपका एनोरेक्सिया नर्वोसा है यह एक ईटिंग डिसऑर्डर है, यानी कि खाने से संबंधित जो है ये डिसऑर्डर है। इसमें क्या होता है, व्यक्ति को जो है डर लगता है कि कहीं उसका वजन ना बढ़ जाए खाने के कारण। ठीक है, यह जो है एक मानसिक बीमारी है जिस कारण व्यक्ति क्या करता है, खुद को भूखा रखने लगता है। अगर वो खाना भी खाता है तो खाने के बाद जो है वो तुरंत उल्टी कर देगा कि खाना जो है मेरे शरीर में ना लगे। केवल एक ये मानसिक बीमारी है जिसमें व्यक्ति को डर लगता है कि उसका वजन बहुत ज़्यादा ना बढ़ जाए। तो एनोरेक्सिया नर्वोसा को आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 15 की, निम्नलिखित में से कौन सा संप्रेषण का सहायता प्राप्त तरीका है। देखिए, संप्रेषण यानी कि कम्युनिकेशन जो हम करते हैं, एक दूसरे से बातचीत करना, इन चीज़ों के बारे में, तो इसका सहायता प्राप्त तरीका कौन सा है। क्या मुद्रा इसका सहायता प्राप्त तरीका है, गूंज हो सकता है, संकेत हो सकता है या चित्र हो सकता है। तो दोस्तों इसका जो आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर बी, चित्रण, क्योंकि सहायता प्राप्त पूछ रहा है। ठीक है, संप्रेषण का सहायता प्राप्त तरीका, यहाँ पर आप गौर करेंगे, मुद्रा जो है, मुद्रा हम डायरेक्ट किसी की देख सकते हैं कि आदमी किस मुद्रा में बैठा हुआ है। ठीक है, संकेत, अगर कोई सामने से आपको हाथ हिला रहा है आपकी तरफ, आपको वो हेलो कर रहा है, तो वो भी जो है आपने डायरेक्ट देख लिया।
ठीक है। गूंज, गूंज भी आपको डायरेक्ट पता चल जाता है कि हाँ में हुई है या ना में हुई है, ठीक है। आपको कोई आवाज़ जैसे मारता है उसके बारे में यहाँ पर बात की गई है कि आवाज़ आपको बुलाया किसी ने, उसके बारे में। नेक्स्ट है आपका चित्रण। तो चित्रण ही एक ऐसी संप्रेषण विधि है जो कि जो कि एक सहायता प्राप्त तरीका है। हम चित्र की सहायता से कोई चीज़ किसी को बताने की कोशिश करते हैं। जैसे एचआई बच्चे होते हैं, उनको जब हम साइन लैंग्वेज सिखाने का प्रयास करते हैं या कोई और चीज़ उनको हम सिखाते हैं, तो जो आपके कार्ड होते हैं वो छोटे छोटे, उनके माध्यम से हमको सिखाते हैं चित्रों के द्वारा। यानी कि उसको अगर एप्पल सिखाना है, हाँ, फ्लैश कार्ड के माध्यम से बच्चों को सिखाते हैं, यानी कि चित्रों के द्वारा हम उनको सिखा रहे हैं। तो ये चित्रण जो है एक सहायता प्राप्त तरीका है। बाकी सभी इसमें किसी की सहायता नहीं है, आदमी डायरेक्ट इन चीज़ों को कर लेता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से किसे आवाज़ का विकार कहा जाता है? आवाज़ का विकार, ऑप्शन नंबर ए है आपके पास साफ उच्चारण, बी है प्रवाह, सी है गूंज, और डी होगा यहाँ पर आपके पास भाषा। तो आंसर होगा आपके पास यहाँ पर सी, गूंज। देखिए आवाज़ विकार, तो आवाज़ विकार होता क्या है? जो हमारा गला है, गले के अंदर एक वोकल कॉर्ड होती है, ठीक है, उसमें कंपन जो है, कंपन जब होता है तभी हम बोल पाते हैं। जब सामान्य रूप से कंपन नहीं होता है तो उसको वॉइस डिसऑर्डर या आवाज़ विकार कहा जाता है, ठीक है। तो इसमें दोस्तों होता क्या है, देखिए साफ उच्चारण, साफ उच्चारण का मतलब जो है, जैसे मैं आपके सामने यहाँ पर बोल रहा हूँ तो मेरा उच्चारण साफ ना हो, मैं उच्चारण को उच्चारण कहूँ, है ना, भाषा को भाषा कहूँ, इस तरह से मेरा उच्चारण अगर साफ नहीं है तो ये आवाज़ विकार नहीं होगा, क्योंकि आवाज़ आ रही है। प्रवाह, मैं जिस तरह से अपनी गति से बोल रहा हूँ, जैसे निम्नलिखित में से किसे आवाज़ विकार कहते हैं, ये होता है प्रवाह। भाषा पढ़ने का, कि भाषा पढ़ने का तरीका क्या है, हम किस फ्लुएंसी में उसको पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट है आपका गूंज। तो गूंज देखिए क्या होता है दोस्तों, ये सिर्फ एक आवाज़ है, केवल एक ध्वनि होती है, ठीक है। भाषा तो यहाँ पर हो ही नहीं सकता आवाज़ का विकार, क्योंकि भाषा आदमी बोल रहा है, स्पष्ट रूप से बोल रहा है, ठीक है, हो नहीं सकता। गूंज देखिए क्या होता है, जैसे आप सभी जो हैं डिसेबिलिटी फील्ड में काम कर रहे हैं तो आपको पता होगा कि जब एक डेफ एंड डम बच्चा होता है वो कुछ बोल नहीं पाता है, केवल उसकी एक आवाज़ निकलती है ना, इस तरह से आवाज़ निकलती है, हू हू, है ना, इस तरह से आवाज़ निकलती है, उसको कहते हैं गूंज, ठीक है। तो आवाज़ विकार जो है वो केवल गूंज है, बाकी तीनों ऑप्शनों में आपकी आवाज़ आ रही है, व्यक्ति आपको सुन पा रहा है आप कहना क्या चाह रहे हैं, मगर गूंज में व्यक्ति आपको सुन नहीं पाता स्पष्टता से कि आप कहना क्या चाह रहे हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं हकलाना। हकलाना प्रकार का विकार है। ए ऑप्शन है आपके पास ए निरंतर ध्वनि, बी है गूंज, सी है आवाज़, और डी है आपके पास प्रवाह। तो क्वेश्चन नंबर जो आपका 17 है उसका आंसर होगा डी, यानी कि प्रवाह। तो देखिए दोस्तों बात करते हैं हम हकलाना की। तो हकलाना होता क्या है, दिमाग का जो हमारा मस्तिष्क है उसका स्पीच प्रोडक्शन एक हिस्सा होता है दिमाग में, स्पीच प्रोडक्शन। तो उस केंद्र में, स्पीच प्रोडक्शन का जो केंद्र है उसमें खून का जो प्रवाह है वो कम होता है, ठीक है। इस कारण से लोग जो है हकलाते हैं। अब आप सभी के लिए एक क्वेश्चन है कि जो हमारा मस्तिष्क है उसके किस भाग के द्वारा हम सुनते हैं या बोलते हैं, ठीक है, ठीक है। देखने वाला जैसे होता है ऑप्टिकल लोब ऑफ ब्रेन, ठीक है। इस तरह से आपको बताना है कि जो सुनने वाला दिमाग का हिस्सा है उसको हम क्या कहते हैं। तो इसका आंसर जो है डी होगा, प्रवाह। नेक्स्ट हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 18 की। संवेदी अति प्रतिक्रियात्मक, संवेदी प्रसंस्करण विकारों की किस श्रेणी के अंतर्गत आता है? तो यहाँ पर दोस्तों जो ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर 18 का वो होगा संवेदन विपुलन इनाजुमा। यहाँ पर एक चीज़ और लिखनी थी, इनाजुमा, ठीक है, इनाजुमा। इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी होगा। अब बात करते हैं संवेदी अति प्रतिक्रियात्मक। ये जो है संवेदी प्रसंस्करण विकार की किस श्रेणी के अंतर्गत आता है? तो SPD, यानी कि संवेदी प्रसंस्करण विकार। इसमें दोस्तों क्या होता है, देखिए जो आपकी तंत्रिका तंत्र है
उसको जो हमारी इंद्रियां हैं उनसे जब संदेश प्राप्त हो रहे हैं हमारे मस्तिष्क को तंत्रिका तंत्र के द्वारा, वो सही से प्राप्त नहीं होते हैं, उसमें जो है गड़बड़ हो जाती है। इस कारण से व्यक्ति वो रिस्पॉन्स नहीं कर पाता है जो उसके दिमाग ने उसको भेजा था। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 19 की। बाकी दोस्तों एसपीटी के बारे में एक अलग से मैं पूरा वीडियो बनाऊंगा जिसमें पूरा डिटेल से आप सभी को समझाया जाएगा कि एसपीटी है क्या। तो क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन आवेगशील व्यवहार दर्शाता है? आवेगशील व्यवहार, तो आपके पास ऑप्शन है यहाँ पर, कुर्सी में बने रहने में कठिनाई, नेक्स्ट है मुड़ने में कठिनाई, सी है व्याग्रता और डी है काम पूरा करने में अच्छा ना होना। तो क्वेश्चन करने से पहले दोस्तों हम समझते हैं कि आवेगी व्यवहार जो है क्या होता है, जो आवेगशील व्यवहार है वो क्या होता है। इसमें दोस्तों क्या होता है, परिणामों के बारे में सोचे बिना जल्दी से कार्य करना, कि हम जो है परिणाम के बारे में नहीं सोचते हैं, बस फटाफट उस काम को कर देते हैं। यानी कि आदमी जो है जैसे होता है ना एडीएचडी या एडीडी, इस तरह का व्यवहार करता है आदमी, मतलब उस तरह का तो नहीं, उससे कुछ मिलता जुलता। ठीक है, तो कुर्सी में बने रहने में कठिनाई, इसका मतलब यह है कि दोस्तों कुर्सी पर एक आदमी बैठता है, उसको बैठने में भी समस्या है, वो बैठता है उठता है बैठता है उठता है, ठीक है, लगातार बैठा नहीं रहता है। मुड़ने में कठिनाई, यानी कि एक व्यक्ति जो है जा रहा है या खड़ा हुआ है कहीं पर या बैठा हुआ है तो वो पीछे मुड़ने में उसको कठिनाई है। सी है आपका व्याग्रता, व्याग्रता मतलब जल्दी का काम। ठीक है, नेक्स्ट है आपका डी, काम पूरा करने में अच्छा ना होना। काम पूरा करने में अच्छा ना होना मतलब फटाफट जो है काम किसी को मिला, उसने फटाफट उस काम को किया और फटाफट जो है वो काम गलत हुआ, बुरा हुआ, सही हुआ, कैसा भी हुआ, उसको कोई मतलब नहीं, मतलब इस चीज़ से उसको बस फटाफट अपना काम निपटाना है। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों जो आपका आंसर है वो होगा मुड़ने में कठिनाई, क्योंकि यही एक ऐसा काम हो रहा है इन चार ऑप्शनों में से जिसमें कि व्यक्ति को कोई जल्दी नहीं है काम करने की, या व्यक्ति काम करने का इच्छुक ही नहीं है इसमें। ठीक है, मगर आवेगशील अगर व्यवहार वाला व्यक्ति यहाँ पर होता, अब उसको कहता कोई मुड़ने के लिए तो फटाफट वो मुड़ता। ठीक है, एकदम से मुड़ेगा फिर सीधा हो जाएगा, फिर से मुड़ेगा फिर सीधा हो जाएगा। तो मतलब किसी काम को करने में किसी को समस्या मतलब वैसी समस्या नहीं है ये कि उसकी गर्दन में कुछ सब प्रॉब्लम है या वैसे मुड़ ही नहीं पा रहा है, बस उसका मतलब मन नहीं है मुड़ने का, है ना, मन को उसने अपने कंट्रोल किया हुआ है। ठीक है, और जो ये आवेगशील होते हैं व्यक्ति उनको मन जो है कंट्रोल नहीं होता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 20 की। असंगठित व्यवहार समस्या निम्नलिखित में से किसके द्वारा चिन्हित होती है? पहला ऑप्शन है खराब समय प्रबंधन, बी है आपके पास नया करने में धीमा होना, सी है बिन बुलाए चिल्लाकर जवाब देना और डी है परिणाम के बारे में नहीं सोचना। तो क्वेश्चन नंबर दोस्तों जो 20 है उसका आंसर होगा यहाँ पर खराब समय प्रबंधन, यानी कि असंगठित व्यवहार। असंगठित व्यवहार मतलब कि व्यवहार उसका संगठित नहीं है बिल्कुल भी। जैसे कि आजकल जैसे आपका एग्ज़ाम आने वाला है अभी, ठीक है, DSSB का आपका एग्ज़ाम होने वाला है स्पेशल एजुकेशन टीचर का, मगर उसके बाद भी सभी का व्यवहार जो है संगठित नहीं है, कुछ लोगों को छोड़कर सभी का व्यवहार जो है असंगठित हुआ पड़ा है कि पता नहीं एग्ज़ाम कब होगा, कल पढ़ लेंगे, परसों से पढ़ लेंगे, मंडे से पढ़ेंगे, है ना, या 1 तारीख से पढ़ेंगे, इस तरह से लोगों का व्यवहार असंगठित है, मतलब अपने काम के प्रति। तो खराब समय प्रबंधन इसका बहुत अच्छा उदाहरण भी है। ठीक है, तो भाई चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर कर लें। नोट्स के लिए आप संपर्क कर सकते हैं 7500230810 पर। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 है आपका यहाँ पर, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा संगत शिक्षा को सबसे अच्छी तरह वर्णित करता है? देखिए संगत शिक्षा यानी कि कोरस्पोंडेंस जो आपकी एजुकेशन है उसके बारे में यहाँ पर बात की गई है। तो ऑप्शन नंबर ए, एक व्यक्तिक किया गया अध्ययन तंत्र जो विद्यार्थी को अपनी गति से बढ़ने देता है, तो ऑप्शन नंबर ए ही इसका सही आंसर होगा। एक चीज़ मैं आपको और यहाँ पर क्लियर करता हूँ कि देखिए दोस्तों, जैसे हम क्वेश्चन पढ़ते हैं कोई भी, अगर आपको वो क्वेश्चन पूरी तरह से समझ में नहीं आ रहा है तो आप इंग्लिश का भी प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन आपको दोनों भाषाओं में दिया जाता है, हिंदी और इंग्लिश में। ठीक है, अगर आपको समस्या है क्वेश्चन को हिंदी में समझ नहीं आ रहा है, हिंदी कठिन है थोड़ी, तो आप उसको इंग्लिश में पढ़ सकते हैं।
मगर सारे क्वेश्चन नहीं पढ़ने हैं क्योंकि समय आपके पास नहीं होता है एग्ज़ाम के समय। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। शिक्षा के कौन से रूपों में से एक लोचशीलता और तरीके से अपनी पसंद के कार्यक्रम जब और जैसे चाहे अध्ययन अपनी परिस्थितियों के अनुसार एक गति पर कर सकते हैं, ऐसे रूप में वर्णित करते हैं? तो दोस्तों इसका आंसर यहाँ पर होगा आपका डी, मुक्त प्रणाली। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। निम्नलिखित में से कौन सी एक अमूर्त सांस्कृतिक विरासत है? तो दोस्तों यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, यानी कि रिवाज। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा व्यक्तिगत दृष्टिकोण को सबसे अच्छी तरह वर्णित करता है? यहाँ पर आप ऑप्शन पढ़ सकते हैं ए, बी, सी और डी। तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही होगा। अध्यापक अप्रत्यक्ष रूप से कक्षा के वातावरण को प्रबंधित करते हैं और विद्यार्थियों के स्वर नियंत्रण को बढ़ावा देते हैं। ये आपका व्यक्तिगत दृष्टिकोण यानी कि जो आपका इंडिविजुअल पर्सपेक्टिव है उसके बारे में बात की गई है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। बालक के जीवन के संबंध में करके सीखने की क्रियाओं पर निम्नलिखित में से किसने जोर दिया? तो सभी को पता है जॉन डीवी ने यहाँ पर जोर दिया था। महात्मा गांधी ने बेसिक शिक्षा पद्धति पर जोर दिया था। नेक्स्ट हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की। किस देश में अनपढ़ वयस्कों की जनसंख्या विश्व में सर्वाधिक है? तो भारत की। ठीक है। देखिए ब्राज़ील और बांग्लादेश की जनसंख्या भारत से ज़्यादा नहीं है। चाइना की जनसंख्या भारत से ज़्यादा है, मगर चाइना जो है एजुकेशन के मामले में भारत से कहीं ज़्यादा आगे है। और भारत जो है एजुकेशन में इसलिए पिछड़ा हुआ है क्योंकि एक तो यहाँ पर जागरूकता नहीं थी शिक्षा के बारे में, दूसरा जो भारत था वो ग्रामीण एरिया हैं वहाँ बसता है। ठीक है। भारत की अधिकांश जनसंख्या जो है ग्रामीण क्षेत्रों में बसती है, इसलिए भारत के युवा जो हैं अनपढ़ रह गए। मगर अब जो है भारत की शिक्षा बहुत तेज़ी से सुधर रही है और अच्छा सुधार हो रहा है मतलब शिक्षा के क्षेत्र में। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 7। एनोटिया की स्थिति निम्नलिखित में से किसे संदर्भित करती है? ऑप्शन नंबर ए है बाह्य श्रवण गुहिका का अल्पवीक्षण, बी है बाह्य श्रवण गुहिका का विकसित न होना, सी है कर्ण संस्कुल्ली और पिंडिका की पूर्ण अनुपस्थिति और डी है आपका गंभीर कपकर्ण। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा। यहाँ पर देखिए एनोटिया क्या होता है दोस्तों। एनोटिया एक टर्म है जिसका अर्थ है कि जो हमारा कान है तो कान का जो बाहरी हिस्सा है, बाहरी जो कर्ण है हमारा, उसकी अनुपस्थिति, यानी कि जो पिन्ना है हमारा वो नहीं होता है। अभी दोस्तों परसों मैंने एक वीडियो बनाई थी हेयरिंग इम्पेयरमेंट को लेकर, तो वहाँ पर आप सभी ने देखा होगा कान के पूरी डिटेल समझाई गई थी, किस प्रकार से कान सुनता है, किस प्रकार से कान का कौन सा भाग क्या काम करता है। ठीक है। तो पिन्ने का काम क्या होता है, जो आवाज़ आ रही है उसको एक जगह संगठित करना, उस आवाज़ को कैच करना। तो जब पिन्ना ही नहीं होगा तो आवाज़ जो है व्यक्ति सही से कैच नहीं कर पाएगा, इसलिए उसको वहाँ पर समस्या आएगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। बोलने में एकल सर्वाधिक रिपोर्ट की जाने वाली त्रुटि जो गंभीर रूप से दुर्बलता है? तो यहाँ पर आपके पास ऑप्शन है प्रतिस्थापना, बी है वॉइसिंग, सी है गंभीर विकृति और डी है यहाँ पर आपका चूक। तो क्वेश्चन नंबर जो आपका 108 है उसका आंसर होगा डी, यानी कि चूक। नेक्स्ट हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 की। श्रवण प्रशिक्षण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पारंपरिक तरीका नहीं है? तो यहाँ पर आपके पास ऑप्शन है पहचान है, बी है वंचन, सी है प्रतिस्थापना, डी है संसूचन। तो क्वेश्चन नंबर सी जो है यहाँ पर आपका बिल्कुल सही होगा। यह एक पारंपरिक तरीका नहीं है। श्रवण प्रशिक्षण यानी कि ऑडिटरी ट्रेनिंग के लिए जो है इसको 4 भागों में बांटा गया है, जिसमें कि पहचान, वंचन और संसूचन आते हैं। अब इन बात करते हैं इंग्लिश में। देखिए तभी मैं आपको कहता हूँ कि इंग्लिश में आप क्वेश्चन को जरूर पढ़ें। देखिए पहचान आप पढ़ लेंगे, ईजिली है ना, कर सकते हैं। वंचन और संसूचन ये थोड़े कठिन शब्द हैं थोड़े से। अगर आप इसकी हम बात करेंगे तो हम कहेंगे इनको कि अवेयरनेस ऑफ साउंड। देखिए 4 जो चरण हैं उनके बारे में आपको बता रहा हूँ। अवेयरनेस ऑफ साउंड आपका पहला चरण है, यानी कि ध्वनियों के प्रति जागरूकता। जो आपका दूसरा है वो है ध्वनियों के मध्य विभेदीकरण, डिस्क्रिमिनेशन ऑफ साउंड्स, यानी कि ध्वनियों के मध्य में हम जो है विभेदीकरण कर सकते हैं दूसरे चरण में। तीसरे चरण में ध्वनियों की हम पहचान कर पाएंगे, यानी कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ साउंड। ये जो तीसरा चरण है देखिए इसकी यहाँ पर बात यहाँ पर हो गई है पहचान, जिसको कि हमने इजी वे में हमको पता चल गया। नेक्स्ट है आपका ध्वनियों की समझ, यानी कि कॉम्प्रिहेंशन ऑफ साउंड। ये 4 चरण हैं ध्वनि को सीखने के लिए। ठीक है। इसके बारे में पूरी वीडियो मैं आपको बना के दूंगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 10 है स्व प्रदीपन व्यवहारों को क्या कहते हैं? तो जो आपके स्व प्रदीपन व्यवहार हैं
उनको कहेंगे हम असामान्य व्यवहार, गति संबंधी समस्याएं, आसनीय व्यवहार या चिकित्सीय स्थिति, स्वप्रदीपन व्यवहार। तो यहाँ पर दोस्तों आंसर आपका होगा असामान्य व्यवहार। ठीक है। तो दोस्तों वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो अधिक से अधिक आप इसको शेयर जरूर कीजिएगा और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें अगर कोई क्वेश्चन आपको समझ नहीं आया हो तब। स्पेशल एजुकेशन से संबंधित नोट्स लेने के लिए आप यहाँ पर संपर्क कर सकते हैं हमारे नंबर पर। तो कल मिलते हैं दोस्तों एक नए वीडियो के साथ।